नमस्कार। फिजिक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की ऑनलाइन सीरीज में हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ था, और उस क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने देखा था कि 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लैंक ने कृष्णिका को समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, और उस फॉर्मूले को हमने कहा था E बराबर एच न्यू। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे उस फॉर्मूले का यूज करके आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, कॉम्पटन ने अपना कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट किया, फिर डेविसन जर्मर प्रयोग हुआ, और इस तरीके से हमने क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट को देखा था। आज हम देखेंगे कि कृष्णिका क्या होता है, कृष्णिका विकिरण क्या होता है, और इस कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये चीजें आज हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, कृष्णिका क्या होता है। तो कृष्णिका को समझने के लिए देखो, हम देखते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है, अगर हम उस पर लाइट रेडिएशन डालें, प्रकाश डालते हैं, तो वो वस्तु क्या करती है, प्रकाश का अवशोषण करती है। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु हमेशा उसमें साम्यावस्था की स्थिति में रहना चाहती है। तो जब वस्तु उसमें साम्यावस्था की स्थिति में रहेगी तो वस्तु उन्हीं विकिरणों का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कृष्णिका की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कृष्णिका को बनाते कैसे हैं और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन देख लें तो कृष्णिका होती क्या है। कृष्णिका एक आदर्श वस्तु होती है, एक आइडल वस्तु होती है, एक आदर्श वस्तु होती है, और वो आदर्श वस्तु निम्न ताप पर विकिरणों का अवशोषण करती है और उच्च ताप पर उन्हीं विकिरणों का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। या यूं कहें कि कृष्णिका एक ऐसी वस्तु है जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों का पूर्णतया अवशोषण कर लेती है। अब देखो, कृष्णिका को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सामान्य वस्तु लेते हैं, एक नॉर्मल वस्तु लेते हैं, और उस पर हम देखते हैं कि किस तरीके से विकिरण आपतित होते हैं, और आपतित विकिरणों का किस तरह से यहाँ से अलग अलग, यहाँ से परावर्तन किस तरह से होता है, अवशोषण किस तरह से होता है, और पारगमन किस तरह से होता है। तो मान लिया हमने कि मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर Q विकिरण आपतित होते हैं। टोटल रेडिएशन क्या है यहाँ पर, टोटल रेडिएशन है यहाँ पर Q। अब जो विकिरण आपतित हो रहे हैं, इन कुल विकिरणों में से ये वस्तु कुछ विकिरणों का तो क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और उसके लिए हमने अवशोषित विकिरणों के लिए क्या कहा कि अवशोषित विकिरणों की मात्रा कितनी है, Q है। ये वस्तु कुछ विकिरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है, और परावर्तित विकिरणों की मात्रा कितनी है, QR। और ये वस्तु कुछ विकिरणों को क्या करती है, पारगमित करती है, और पारगमित जो विकिरण है उनकी मात्रा कितनी है, QP। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुल विकिरणों की जो मात्रा है वो कुल विकिरणों की मात्रा QA, QR और QT के योग के बराबर होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कुल विकिरणों की जो मात्रा है Q, उसका मान किसके बराबर होगा, QA प्लस QR प्लस QT के बराबर होगा। अब यदि यहां से इस इक्वेशन में हम दोनों पार्ट्स में टोटल विकिरणों का डिवाइड कर दें तो यहां से इधर 1 आ जाएगा, ये QA अपॉन Q हो जाएगा, ये QR अपॉन Q हो जाएगा, प्लस QT अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखो, यहां से QA अपॉन Q, इस QA अपॉन Q को हम एक नया नाम देते हैं, और इसको QA अपॉन Q को हम कह रहे हैं बराबर A, और इस A को कहते हैं, A को यहाँ पर कहेंगे हम अवशोषण गुणांक। QR अपॉन Q को एक नया कांस्टेंट नाम देंगे, उसको कह रहे हैं R, और ये R होता है आपका परावर्तन गुणांक। और यहां से QT अपॉन Q, इस QT अपॉन Q को एक नया नाम दे रहे हैं, और वो है आपका T कांस्टेंट, और इस T कांस्टेंट को क्या कहा हमने, पारगमन गुणांक। तो यहां से इस इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, तीनों का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखो, अभी हमने कहा था कि ब्लैक बॉडी के लिए, कृष्णिका के लिए क्या होता है कि कृष्णिका एक ऐसी आदर्श वस्तु है जो उस पर आपतित सभी विकिरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। तो अब यहां से अगर हम देखें कि यहां पर कृष्णिका के लिए
परावर्तन और पारगमन गुणांक का मान क्या होगा, 0 होगा। और जब कृष्णिका के लिए परावर्तन और पारगमन गुणांक का मान 0 होगा तो इक्वेशन 2 से हम ये लिख सकते हैं, इसका मान 0, इसका मान 0, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। और a क्या है यहाँ पर, a है आपका अवशोषण गुणांक। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्णिका, जो भी वस्तु कृष्णिका होगी, यानी कि कृष्णिका क्या करेगी, उस पर आपतित सभी विकिरणों का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। तो यहाँ से हम इससे क्या कह सकते हैं कि कृष्णिका एक ऐसी आदर्श वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों का क्या कर लेती है, अवशोषण कर देती है। अब देखो हम ये देखेंगे कि कृष्णिका को किस तरीके से बनाते हैं, कृष्णिका को बनाएंगे किस तरीके से। तो कृष्णिका को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक गोले के आकार का एक धातु का गोला ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं कि ये मान लो आपका गोलीय आकार का क्या है, सपोज इसको हम यहाँ से अलग बना लेते हैं, इसको बाद में डायग्राम से समझ लेंगे। ये मान लिया हमने, ये क्या है, गोलीय आकार का कोई धातु का गोला है। और इस गोलीय आकार के धातु के गोले की जो इनर सरफेस है, आंतरिक सरफेस है, इनर सरफेस है, उसको हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस गोले में कोई हम रेडिएशन डालते हैं, यहाँ से क्या डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे। और ये रेडिएशन यहाँ से इस धातु के गोले में एक हम होल कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं, और उस क्षेत्र में से ये आपका विकिरण क्या करता है, प्रवेश करता है। अब ये विकिरण जैसे ही इस धातु के गोले के अंदर प्रवेश करेगा तो ये यहाँ से इस धातु के गोले की सतह से टकराएगा, यहाँ से ये परावर्तित होगा, उसके बाद में ये परावर्तित विकिरण इस दिशा में जाएंगे, और उसके बाद में ये परावर्तित विकिरण इस दिशा में जाएंगे, फिर यहाँ से इस दिशा में आएंगे। अब यहाँ पर देखो कि जैसे ये आपका विकिरण यहाँ पर है, तो जैसे यहाँ पर इस जगह पर ये धातु के गोले की सतह से टकराएगा तो इन विकिरणों की तीव्रता के मान में क्या होगा, कमी होगी। और जैसे ही कमी होगी, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मात्रा में ये विकिरण क्या कर लिए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। और जैसे जैसे ये बार बार धातु के गोले की दीवारों से टकराएगा तो इन विकिरणों की तीव्रता के मान में क्या होगी, धीरे धीरे कमी होगी। और तीव्रता के मान में धीरे धीरे कमी होगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरे विकिरण धातु की सतह के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो होती है जो बॉडी अपने ऊपर आते सभी विकिरणों का क्या कर ले, अवशोषण कर ले। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये बॉडी क्या कर रही है, धातु का जो गोला है, ये धातु का गोला सभी विकिरणों को क्या कर रहा है, पूर्णतया अवशोषित कर रहा है। तो अब इस गोले ने, धातु के गोले ने सभी विकिरणों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब देखो अवशोषित कर लिया तो यहाँ पर इसकी अवशोषण क्षमता क्या होगी, अधिकतम होगी। अब उष्मागतिकी में हम पढ़ा था, उष्मागतिकी में हमने ये पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु उसमें साम्यावस्था की स्थिति में रहना चाहती है। अब ये वस्तु यहाँ पर जो हमने ब्लैक बॉडी बनाई है, ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, उसमें साम्यावस्था की स्थिति में रहेगी। तो ये ब्लैक बॉडी, ये कृष्णिका इन्हीं विकिरणों का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी, इन्हीं विकिरणों का उत्सर्जन करेगी। और इस कारण ही हम क्या कहते हैं, इस कारण हम ये कहते हैं कि अच्छा अवशोषक अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक होता है। अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। तो ये कृष्णिका के लिए भी क्या होगा, सही होगा। तो कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका एक ऐसी आदर्श वस्तु होती है, कृष्णिका एक ऐसी आदर्श वस्तु होती है जो निम्न ताप पर सभी विकिरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है, और उच्च ताप पर उन्हीं विकिरणों का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। उस आदर्श वस्तु को क्या कहेंगे, हम कृष्णिका कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ये जो कृष्णिका बनाई है, ये कृष्णिका हमने धातु के गोले की बनाई है, और धातु के गोले की मीन्स मेटल की बनाई है। और हम ये जानते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो अगर यहाँ पर इस धातु के गोले की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो जैसे ये विकिरण यहाँ पर इस धातु की सतह पर आएंगे, तो धातु की सतह पर आएंगे तो ये धातु की सतह इन विकिरणों का अवशोषण कर रही है। तो इन विकिरणों के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएंगे।
और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गए, विद्युत क्षेत्र भी मिल गया और चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब यहाँ पर क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होगी। यहाँ पर क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होगी और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण हमको यहाँ पर कृष्णिका विकिरण का क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उस स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, यानी कि यहाँ से जो कृष्णिका जो विकिरण का जो हमने प्रयोग किया है, अगर इस प्रयोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पर अगर एक एक्सिस पर हम उत्सर्जन क्षमता ले लें ई लैम्बडा और एक एक्सिस पर हम क्या ले लें, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा ले लें, तो ई लैम्बडा और लैम्बडा में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा। अब इस ग्राफ में देखो, सबसे पहले हमने टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 क्या है, सबसे कम टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर T1 पर हम ये ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह का आता है। टेम्परेचर T2 हमने क्या कर दिया, अब T2 का मान बढ़ा दिया, यहाँ से T1 का मान सबसे कम है, T2 का मान बढ़ा दिया। तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो ग्राफ की शेप क्या होती जाती है, यानी ग्राफ की पीक क्या होती जाएगी, यहाँ पर चेंज होती जाएगी। अब देखो यहाँ से इस ग्राफ में कुछ रिजल्ट होते हैं, इस ग्राफ के कुछ रिजल्ट हमको मिलते हैं और वो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहला अगर देखें यहाँ पर हम, तो ग्राफ में देखो, ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है, ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है और ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर एंड हो रहा है, तो देखो ग्राफ बीच में कहीं भी नहीं टूटता। और जब ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है जहां तक एंड होता है और कहीं भी नहीं टूटता, इसका मतलब उस कर्व को हम क्या कहते हैं, उस कर्व को कहते हैं कि ये कर्व क्या है आपका, सतत है या क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। इट मींस यहाँ पर हमको इसका कृष्णिका का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो क्या मिलता है, कंटिन्यूअस मिलता है, यानी कृष्णिका वितरण वक्र क्या होता है आपका, सतत होता है। सेकंड चीज, अगर इस ग्राफ से हम देखें तो इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जब हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, तरंग दैर्घ्य को बढ़ाते हैं, तो तरंग दैर्घ्य को बढ़ाने से कब, एक विशेष ताप पर तरंग दैर्घ्य को बढ़ाने से पहले ग्राफ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद में एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है और उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पर जाके फिर ग्राफ क्या होता जाता है, फिर ग्राफ आपका वापस क्या होता जाएगा, इसका ई लैम्बडा एम का मान क्या होता जाएगा, वापस कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो ग्राफ की कुछ विशेषताएं और हैं जिनसे हम कुछ नियमों को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखें हम कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ग्राफ की जो पीक है, ग्राफ की जो पीक है, उस ग्राफ की पीक में अगर हम वेवलेंथ को देखें तो ये वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ग्राफ की अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से, ताप को बढ़ाने से जो लैम्बडा एम अधिकतम तरंग दैर्घ्य का जो मान है, उस अधिकतम तरंग दैर्घ्य के मान के लिए इसका जो पीक मिलता है वो पीक क्या होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होगा। और इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि लैम्बडा एम का मान ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्बडा एम का मान क्या होगा, ताप के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेके आते हैं और इस कांस्टेंट को बोलते हैं, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा एम टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लैम्बडा एम टी बराबर T। अब यहाँ से देखो ये P जो है, ये P है आपका वीन कांस्टेंट, वीन नियतांक। इसको P को क्या बोलते हैं, वीन नियतांक। और अगर इसकी वैल्यू को हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होती है। तो यहाँ से वीन नियतांक से
हमने एक नियम निकाला और इस नियम को बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। और इस वीन के विस्थापन नियम के अनुसार लैम्ब्डा एम टी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर बी होता है। वीन विस्थापन नियम के अनुसार लैम्ब्डा एम टी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। अब देखो यहाँ से थर्ड जो रिजल्ट निकलता है, थर्ड रिजल्ट क्या है, अगर यहाँ पर हम ई लैम्ब्डा यानी कि उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा का अगर हम मैक्सिमम मान देखें तो ये मैक्सिमम मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ई लैम्ब्डा का जो अधिकतम मान देखें तो ये अधिकतम मान यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ई लैम्ब्डा का जो अधिकतम मान है, ई लैम्ब्डा एम, इसका मान टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है। ई लैम्ब्डा एम का मान इसके प्रोपोर्शनल होता है, ई लैम्ब्डा एम का मान टेम्परेचर की पावर 5 के क्या होगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से एक और जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, फोर्थ जो रिजल्ट है। अब ये देखो यहाँ पर हम कहें कि मान लो हम पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लें, सपोज हम T1 के लिए ले, T2 के लिए, T3 के लिए, T4 के लिए लें, किसी भी टेम्परेचर के लिए लें, और यदि हम यहाँ से सपोज हम T1 टेम्परेचर के लिए टोटल रेडिएशन निकालें, कुल विकिरणों की मात्रा निकालें, और वो कुल विकिरणों की मात्रा किसके बराबर होगी, वो कुल विकिरणों की मात्रा होगी टोटल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर ये जो कुल विकिरणों की जो मात्रा है, यानी कि ये अगर हम एरिया देखें तो इस एरिया का मान, इस क्षेत्रफल का मान कुल विकिरणों की मात्रा के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो कुल विकिरणों की जो मात्रा जो हमको मिलती है, इस कुल विकिरणों की मात्रा की वैल्यू ताप की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4 के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, और प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं सिग्मा। और यहाँ पर जो सिग्मा जो होता है वो सिग्मा होता है आपका स्टीफन नियतांक, इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। और जो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट बटे मीटर स्क्वायर इंटू क्या होती है यहाँ से केल्विन 4। देखो इसकी वैल्यू को याद रखना बहुत आसान है। इसकी वैल्यू को हम याद रखते हैं 5,6,7,8 से याद रखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट बटे मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। तो ये